अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई एम बतूल। होप सो दैट आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 11 हीट। हम उससे पहले कि न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास फ्यूचर में अब जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उसमें हम अपना जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, अपथर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और हीट कैपेसिटी और सो ऑन। ये सारे न्यूमेरिकल हमने अपने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको देखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चले अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास कहा जा रहा है कि ये गैस है जिसका प्रेशर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसको हीट किया जाता है 27 सेंटीग्रेड टू 97 सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर चेंज हो जाने के बाद उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस के टेम्परेचर को जो हमने रेज कर दिया तो उसके बाद उसका जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं और इसके ऊपर अगेन जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमारे पास डाटा में P1 दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। T1 हमारे पास 27 सेंटीग्रेड है, T2 हमारे पास 97 सेंटीग्रेड है, P2 हमें मालूम करना है और एज वी हैव रेड कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो चाहे वो V1 हो या V2 हो वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है। सही। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन में जब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंटीग्रेड को प्लस करना होगा 273 के साथ। डेट्स मीन 27 सेंटीग्रेड था, इसको हमें 273 इज द कांस्टेंट वैल्यू, इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। फिर अगेन 97 है तो इसको भी 273 में प्लस करेंगे तो केल्विन में हमारे पास आ जाएगा ये 270 केल्विन। सही जी। तो हम इस वैल्यू को जो हमारे पास केल्विन में आई है इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे अपने जनरल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एज वी नो कि P1 V1 ओवर T1 बराबर होता है P2 V2 ओवर T2 के। सही। हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो इसको हम V सपोज कर लेंगे। P1 हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, V1 कांस्टेंट है इसको हमने V कह दिया, P2 हमें मालूम करना है, V2 भी कांस्टेंट है इसको हमने V का नाम दे दिया। टेम्परेचर 1 हमारे पास 300 हो गया और टेम्परेचर 2 हमारे पास 370 हो गया। सही। यहाँ पे 370 अच्छे से पहले दोनों जगह पे V है तो V से V कैंसिल हो गए। अब 370 यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 370 डिवाइडेड बाय 300 और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा P2 के। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास बचा है 537 ओवर 537 ओवर 3। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा, तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है P2 वो आ रहा है 61.67 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो कि है वो रिजल्ट है, इसका आंसर हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। हमसे इस न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 4.5 10 की पावर -5, यहाँ पे -5 नहीं लिखा हुआ, इसका प्रेशर है 30 किलो पास्कल। ये भी पास्कल जो भी है प्रेशर का यूनिट है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सेंटीमीटर ऑफ Hg था, वो भी प्रेशर का यूनिट ही है। ठीक है, उससे परेशान नहीं होना। तो हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए 50 किलो पास्कल तक, जबकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है जी। हम अपना डेटा बना लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर 1 है वो दिया हुआ है
30.0 किलो पास्कल और प्रेशर 2 हमारे पास दिया हुआ है 50 किलो पास्कल। सही जी। वॉल्यूम V1 हमारे पास है 4.5 10 की पावर -5 और मीटर क्यूब है हमारे पास, और हमें मालूम करना है V2। और जो कंडीशन है दैट वी हैव द टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट्स मीन द T1 एंड T2 बोथ वैल्यूज आर कांस्टेंट। ठीक है जी। फार्मूला अगेन हमारे पास हम जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन वाला P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 एंड टेम्परेचर 2 है हमारे पास। हियर वी हैव द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमारे पास टेम्परेचर की जगह पे हम जस्ट TT लिख देंगे यहाँ पर। प्रेशर 1 हमारे पास 30 है, अब 30.0 बोले या 30 बोले एक ही बात है। वॉल्यूम 1 हमारे पास 4.5 10 की पावर -5 है। P2 हमारे पास है 50 और V2 हमें मालूम करना है, और T2 हमारे पास जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T से T यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे ले जाके हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो कंडीशन यूँ बन जाएगी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 4.5 10 की पावर -5 एंड देन डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास इन सबको सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आ रही है 2.7 10 की पावर -5 ये है, 10 की पावर -5 ये रह गया, और ये आ रहा है मीटर क्यूब में। तो डैश मीन जो वॉल्यूम 2 हमारे पास है वो है 2.7 10 की पावर -5 मीटर पर क्यूब। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एयर बबल है जो कि पॉन्ड यानी कि जो तालाब है उसके बॉटम से उठता हुआ सरफेस तक आया है। तो जैसे ही वो सरफेस तक पहुंचता बबल वो ब्रेक हो गया, और जो उसका वॉल्यूम था वो डबल हो गया, तो उसके अपने खुद के जो ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूम है द वॉल्यूम यूनिफॉर्म टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है और उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल है। हमसे उसकी डेप्थ मालूम करनी है उस पाउंड की, यानी कि उसकी हाइट पाउंड की मालूम करनी है कि जिसमें जो बॉटम से लेकर सरफेस तक के जो बबल आया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा, या इसकी उस पाउंड की कितनी डेप्थ हो सकती है। तो पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, जिसको हम इस तरह कर्व टी से भी शो करते हैं, कुछ जगहों पर हम डी भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की वो है 1000 kg मीटर क्यूब, और इसके अलावा हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर डेंसिटी को डी से इसलिए रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रेशर की भी वैल्यू है, कहीं हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए। तो खैर हमारे पास जो प्रेशर है वो है 10 की पावर 5 पास्कल। हमें इसकी डेप्थ मालूम करनी है, डेट्स मीन उसकी पाउंड की हाइट मालूम करनी है ये कितनी हो सकती है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों के सामने ये एक एयर बबल है, ठीक है जी। ये अपने बॉटम से टॉप तक जो आया होगा उसका खुद का अपना एक प्रेशर भी होगा इस बबल का, और साथ में क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वाटर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पानी में होता है उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि वो जो चीज़ होती है पानी की तरफ ऊपर उभार पैदा कर सके। जस्ट लाइक जैसे कि ये एक उभार सा आया हुआ है, तो उस फोर्स को जो हम वाटर अप्लाई कर रहा होता है उसको हम अपथर्स फोर्स कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोग जो है अपथर्स फोर्स का फॉर्मूले की हेल्प लेंगे अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि कितनी फोर्स उस वाटर के मॉलिक्यूल्स की अप्लाई हुई होगी इस बबल पर, और उसी के हिसाब से उसी की हेल्प से हम उसका डेप्थ मालूम करेंगे। ठीक है जी। तो हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास अपथर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। सही। अब हमारे पास इस न्यूमेरिकल या उस डेटा में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं गिवन था, और यहाँ पे अगर हम पीछे प्रीवियसली देखते हुए आए तो हम ये बात जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है उसका खुद का अपना फार्मूला होता है
एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जो एरिया होता है दैट्स मीन कि ये इसका खुद का अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। अब जो ये अपथर्स फोर्स है, अगर मैं इस अपथर्स फोर्स का देखूं, ये कंप्लीट एक फोर्स है, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा रफ में आके देख लेते हैं हम, कि हम ये चीज़ पढ़कर आए हैं कि जो प्रेशर होता है उसका खुद का अपना फॉर्मूला एक होता है कि फोर्स मल्टी डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक अपथर्स फोर्स गिवन है, तो उसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर एरिया डिवाइड वहाँ पर लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो फोर्स है ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय ए। तो हम इस अपथर्स फोर्स की जगह पर हम यहाँ पर फोर्स की जगह पर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि P मल्टीप्लाई बाय ए, जो कि बराबर हो जाएगा वी वॉल्यूम की जगह पर हम ए एच का लिख लेंगे, ए एच, और बाकी डेंसिटी और ग्रेविटी वैसी का वैसे ही रहेगा। दोनों इज इक्वल टू कि दोनों साइड पर ए जो कि है एरिया का है, तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो बनेगा हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। क्योंकि हमें जो डेप्थ मालूम करनी है, दैट्स मीन हमें इस पाउंड की हाइट मालूम करनी है। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 10⁵। यहाँ पर डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों एच के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ पर ले जाकर डिवाइड हो जाएंगे। और डेंसिटी हमारे पास 1000 है, और ग्रेविटी हम जानते हैं कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास जो हाइट है पाउंड की वो इस वैल्यू के बराबर आएगी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 10⁵ का मतलब है कि 1 के आगे 50, 1 2 3 4, और ये 50 अब ऊपर हो गए, और ये हमने 1000 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 9.8। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हमारे पास आया 100/9.8। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इनको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही है 10.20 मीटर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो पाउंड के डेप्थ आ रही है वो आ रही है 10.2 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने जैसे अपथर्स को की वैल्यू लिखी। अपथर्स एक फोर्स है, और हम एक इससे चीज़ को भी जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। हमने जस्ट इस स्टेप पे अरेंज किया है, फोर्स को इस इक्वल टू के एक तरफ रख दिया है और एरिया को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। और इस जगह पर अपथर्स की फोर्स की जगह पर हमने इस फार्मूले को, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिखा। और जो इस इक्वल टू दूसरी साइड पे जो वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं था, हमने उस वॉल्यूम की वैल्यू निकाली और फिर मल्टीप्लाई बाय डी और जी लिख दिया। इस इक्वल टू के दोनों साइड पर एरिया था, हमने एरिया से एरिया को कैंसिल आउट कर दिया। जो इक्वेशन बची है उसको अगेन हमने इसकी वैल्यूज को पुट करके थोड़ा अरेंज कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट डेप्थ मालूम करनी थी। तो डेंसिटी और ग्रेविटी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे लेकर डिवाइड करवा दिया। देन 10⁵ का मतलब होता है 1 के आगे 50। हमने इसको खोल के लिखा, देन 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, जस्ट रिमेनिंग हमारे पास 100/9.8 बचा। हमने उन्हें डिवाइड करवाया, तो हमारे पास एट दी एंड हाइट हमारे पास आ रही है 10.20। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, और उस इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो है 500 वाट। उसका जो टेम्परेचर है उसमें वो 4 kg को हम यानी बॉईल कर रहे हैं। तो उसका टेम्परेचर जो कि चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड में, और इन 100 सेकेंड सॉरी, यानी कि वो 100 सेकेंड में 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक वो चेंज करने की एबिलिटी रखता है। हमें मालूम करना है हीट कैपेसिटी उस लिक्विड की, और साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी के अंदर से छोटा सा डिफरेंस है, और वो है उसके मास का। हीट कैपेसिटी में जस्ट हम हीट और चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम हीट अमाउंट की और साथ में चेंज इन टेम्परेचर और उसके मास, उसके वजन की बात करते हैं। तो चलिए हम अपना डेटा बना लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि हमारे पास जो बुक में एक वैल्यू दी हुई है उस पावर की वो है 500 वाट। अगर हम इसको 500 वाट के थ्रू सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, और जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 600 वाट। सो मे बी के बुक में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि अगर मैं आपको
करके दिखाऊंगी 500 वॉट के थ्रू। तो हमारे पास जो बुक में आंसर है 1200 आना चाहिए, सॉरी 12,000 आना चाहिए, और साथ में 3000, तो वो वैल्यू नहीं आएगी। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं पहले। चलिए हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है P, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पावर वो है 500 वॉट। ठीक है जी। साथ में हमारे पास जो मास दिया हुआ है उस लिक्विड का वो है 4 kg, और T1 हमारे पास है 10 सेंटीग्रेड, और T2 है हमारे पास 15 सेंटीग्रेड। हमें मालूम करना है हीट स्पेसिफिक, मालूम करना है सर हीट कैपेसिटी, डेस्टिनेशन को हम शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं कैपिटल C से। ठीक है जी। और जो दूसरा हमें मालूम करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, तो उसको हम स्मॉल c से शो करते हैं। ये है हीट कैपेसिटी, और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दोनों हमें मालूम करने, सही है जी। तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने पास। तो जैसे कि हम अपने वीडियो पार्ट 1 में देख कर आए हैं कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर चेंज इन टेम्परेचर का, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। सही। तो हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर तो चले हम निकाल लेंगे T1 T2 को माइनस करने के बाद, लेकिन हमारे पास डेल्टा क्यू गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को पहले अपने पास निकाल लेते हैं। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास बराबर होता है T2 माइनस T1 का। T2 हमारे पास है 15 और T1 हमारे पास है 10। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5 सेंटीग्रेड। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, कि हमारे पास यहाँ पर, अच्छा सॉरी मैं डेटा में एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, कि हमारे पास यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ था जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास था 100 सेकेंड। ठीक है जी। तो हम अपने डेटा के हिसाब से अपने नए जो डेटा क्यू का फॉर्मूला लेंगे, तो वो हमारे पास होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी। तो पावर हमारे पास गिवन है 500 और टाइम हमारे पास है 100। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 यहाँ पे हमें पता है 2 जीरो और 2 जीरो कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो आ रही है 50,000 जूल। अब हमारे पास T2 भी, डेल्टा टी भी आ चुका है, डेल्टा क्यू भी आ चुका है, तो हम अपने इस स्पेसिफिक के हीट कैपेसिटी के, सॉरी स्पेसिफिक कह रही हूँ, हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया है 50,000 अपॉन 5। तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 1 2 3 4 0 हमारे पास ऑटोमेटिकली ऊपर लग जाएंगे। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो आ रहा है 10,000। सही जी। अब हम मालूम कर लेते हैं अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम और डेल्टा टी। तो अगेन मास भी हमारे पास है, डेल्टा क्यू हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं और डेल्टा टी भी हम मालूम कर चुके हैं। हम सिंपल इस वैल्यूज को लिख लेते हैं कि 50,000 डिवाइडेड बाय मास हमारे पास था उस लिक्विड का 4 केजी हमने वो पानी या लिक्विड जो भी था वो लिया था, तो 4, और टेम्परेचर हमारे पास 5 है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20, देन डिवाइडेड बाय 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 1 कैरी गया तो 5, और ये डबल ज़ीरो। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आ रहा है 2500। सही। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं अगर हम इस पावर को रखते हैं 500। ठीक है जी। मैं अब यही वाला क्वेश्चन पावर को 600 रख के करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को जो बुक में एक्यूरेट आंसर आ रहा है 3000 और 12,000 वो किस तरीके से आ रहा है, ताकि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाए।
ओके जी, अब हमने यहाँ पे जस्ट सब कुछ वैल्यूज़ हुई हैं, T1 10, T2 15, मास 4, टाइम 100 और प्रेशर को सॉरी पावर को जस्ट हमने 600 वॉट रख के देखा है। तो हम जैसे प्रीवियसली डेल्टा टी मालूम कर चुके थे, तो हमारे पास वो आया था 5 सेंटीग्रेड। तो ये तो वही वैल्यू हम उसको रख लेते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला हमें पता है, तो पहले हम डेल्टा क्यू, क्योंकि हमें पता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो यहीं पे यकीनन चेंज आएगा हमारे आंसर की वैल्यू में। तो अगर हम यहाँ पे पावर रखते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हो जाएगी 60,000 जूल। अब हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करते हैं, अमाउंट जब हम 600 रखेंगे पावर की, तो डेल्टा टी 60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 वन ज़ा 5 हमारे पास 5 वन ज़ा 5 होता है, 5 12 ज़ा 60 और हमारे पास ये 3 जीरो पर वैसे के वैसे लगे, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास आ गया 12,000 और यही वैल्यू हमारे पास इस बुक में भी आ रही है। और अगर हम मालूम करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट्स मीन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया ये 20 और ये हो गया 60 और 000, 0 से 0 कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 2 3 0, 1 2 3 0 हमारे पास ऑटोमेटिकली ऊपर लग गया, सही है। तो ये बाय मिस्टेक एक पॉइंट लग गया था। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ गई, 3000। तो हमारे पास बुक में जो है यही आंसर आ रहा है 12,000 और 3000। तो ये वैल्यू आंसर उसी वक्त आएगा जब हम इस पावर की वैल्यू को 600 रखेंगे, अदरवाइज अगर 500 रखेंगे तो हमारा आंसर कुछ और ही आएगा। और आप लोगों को मैं बात और भी बता दूं कि इस चैप्टर में बुक में काफ़ी जगहों पर मिस प्रिंटिंग है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो खैर अभी इस वीडियो के लिए हम इतने क्वेश्चन ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile